जयपुर में वार्डों का पुनर्गठन होगा। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में 23 वार्ड बनेंगे। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 12 वार्ड होंगे। सिविल लाइंस की बात करें तो वहां पर 16, सांगानेर में 22, बगरू में 12 वार्ड। तो वहीं मालवीय नगर की बात की जाए तो वहां पर 15, आदर्श नगर में 16, किशनपोल में 14 वार्ड, तो हवा महल में 18 और आमेर में बनेंगे 2 वार्ड। तो जयपुर में यानी कि राजधानी में वार्डों का पुनर्गठन किया जाएगा। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 23 वार्ड बनेंगे। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले तो वहां पर 12, सिविल लाइंस में 16, सांगानेर में 22, बगरू में 12, मालवीय नगर की बात की जाए तो वहां पर 15, आदर्श नगर में 16, किशनपोल में 14 वार्ड, तो हवा महल में 18 और आमेर की बात कर ले तो वहां पर 2 वार्ड बनेंगे। तो वहीं जयपुर की सभी कॉलोनियों में परिवहन सेवा भी मिलेगी। शहर में खोले जाएंगे नए परिवहन मार्ग, पुराने मार्गों की लंबाई बढ़ाई जाएगी। तो शहर में ई रिक्शा का संचालन भी बढ़ाया जाएगा। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसके निर्देश जारी किए। जयपुर की सभी कॉलोनियों में अब परिवहन सेवाएं मिलेगी। शहर में नए परिवहन मार्ग खोले जाएंगे, पुराने मार्गों की लंबाई बढ़ाई जाएगी। शहर में ई रिक्शा का संचालन भी बढ़ाया जाएगा। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने निर्देश जारी किए। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने विभिन्न स्थानों पर अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की। जोन 10 में 2 अवैध कॉलोनियां बसाने का प्रयास वहां पर विफल किया गया। भावगढ़, बंधिया और नारायण सिटी में अवैध कॉलोनियों को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। तो वहीं जोन 8 में सुविधा क्षेत्र की जमीन पर अतिक्रमण किया था। इस अतिक्रमण को भी प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त किया। इसी तरह जोन 5 में द्रव्यवती नदी के बहाव क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाए गए। जयपुर नगर निगम की आर्थिक स्थिति बदहाल होती जा रही है, लिहाजा निगम ने अब जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के आगे संसाधनों के लिए हाथ फैला दिया है। निगम के गैराज में विभिन्न संसाधनों की खरीद अब स्मार्ट सिटी के फंड से खरीदने के लिए प्रस्ताव तैयार कर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को भेजा गया है। निगम की तरफ से 300 हुपर और 35 रिफ्यूज कॉम्पैक्टर समेत कई संसाधनों की खरीद की मांग वहां पर की गई। तो वहीं दूसरी तरफ से निगम की इस कंगाली पर बीजेपी ने निशाना साधा है। डिप्टी मेयर मनोज भारद्वाज ने कहा कि निगम के लिए ये शर्मनाक स्थिति है। ऊपर्स की संख्या में जो कमी आ रही थी, जिसकी वजह से डोर टू डोर कलेक्शन पूरा नहीं हो पा रहा, तो एक प्रस्ताव स्मार्ट सिटी के माध्यम से भिजवाया गया है। आज ये जो स्मार्ट सिटी के सामने रोना रो रहे हैं, एक कटोरा लेकर के वहाँ घूम रहे हैं कि संसाधनों के लिए पैसे वहाँ से मांग रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे लिए शर्मनाक बात है। आज पूरे शहर में सफाई के लिए हमने टेंडर कर रखा है। बीवीजी कंपनी को हमने घर घर कचरा संग्रहण और डिपो से, जो हमारा प्राइमरी डिपो से जहाँ पर कचरे का जो निस्तारण होता है वहाँ तक ले जाने का पूरा कंप्लीट हमने इनको दे रखा है। तो इतनी बड़ी संख्या में संसाधन खरीदने की आवश्यकता क्या है इनको। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट लेने के बाद जनता किस तरह परेशान होती है, इसकी बानगी कलवाड़ा में मैजिस्ट्रिक रियल मार्ट की योजना जेपी 18 मैजिस्ट्रिक में देखने को मिल रही है, जहां जनता पानी से लेकर बिजली न मिलने तक से परेशान हो रही है। लिहाजा आज पीड़ित परिवार जेडीए पहुंचे और अधिकारियों से मिलकर उन्हें समस्या बताई। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर जल्द से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो कॉलोनी वासी जेडीए का घेराव करेंगे। हम ये फ्लैट्स निकले थे, उसके बाद में पैसे तो जमा हो गए लोगों के, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। और जब लाइट चल जाती है तो 7-8 दिन तक वो लाइटें नहीं आती है। सर्दियों में तो हमने मोमबत्ती जला जला के काम चलाया, लेकिन अब लोगों ने, गर्मियाँ आ रही है तो गर्मियों में बिना लाइट के कैसे रह सकता है। न तो वहाँ के कोई लाइट की सुविधा है और ना ही कोई पानी की व्यवस्था है। वहाँ पर से टैंकर मंगवाते हैं तो वो पूरा फ्लोराइड आता है, उसके बावजूद पीने का पानी कलवाड़ा से लेके आते हैं 2 किलोमीटर दूर से। सबसे बड़ी समस्या हमारी लाइट की है। बच्चे नंगे तार भी हैं, वहाँ पे हाथ भी लगा लेते हैं और लाइट है ना 2-3 दिन आती नहीं है, कनेक्शन कट जाता है। ये हमें परेशानी करते हुए 1 साल हो गई है। अब हमसे ये सहन शक्ति ख़त्म हो चुकी है कि हम इसे अब परेशान नहीं कर सकते।
और आज हम चाह रहे हैं, आज अगर हमारी नहीं सुनाई तो हम 960 व्यक्ति हैं वहाँ पे रहने वाले, वो सब एक साथ यहाँ पे आके जेडी में धरना देने वाले हैं। प्रदेश में बजरी को लेकर बवाल मचा हुआ है। अवैध रूप से हो रही अवैध खनन ने सरकार की भी नींद उड़ाकर रख दी है। देखिए रिपोर्ट में। जितनी चाहे उतनी लो बजरी, बजरी माफिया बेलगाम, सरकार नाकाम, आम उपभोक्ता, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर सब परेशान। बजरी माफिया को सुप्रीम सौगात। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, सरकार के कड़े निर्देश न जाने बजरी माफियाओं के आगे लाचार क्यों नजर आते हैं। ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट की रोक ने अवैध बजरी माफियाओं को सौगात दे दी है। सरकार के कड़े निर्देश के बावजूद अवैध खनन पर रोक नहीं लग पाई है, लेकिन बजरी बाजार में महंगी जरूर हुई है। बजरी माफिया अपने मन मुताबिक कीमतें तय कर रहे हैं। 16 नवंबर 2017 से पहले 700 रुपए टन में मिलती थी बजरी। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद बढ़ने लगे दाम। रातों रात बजरी के दामों में 3 गुना हुई बढ़ोतरी। अब प्रति टन 700 रुपए की जगह 2000 रुपए तक पहुँचे दाम। बजरी खर्च 2 से बढ़कर सीधा हुए 6 लाख। बजरी की कालाबाजारी के इस काले दौर में कई लोगों ने अपने घर का निर्माण बंद कर दिया, लेकिन जो जरूरतमंद है वे उपभोक्ता माफिया से महंगी बजरी खरीदने को मजबूर है। वहीं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की अपनी मजबूरियां हैं। उपभोक्ता जिसको ज़रूरत है कि उसकी नीड है रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें मकान मुख्य रूप से उसकी मूलभूत आवश्यकता में आता है, तो उसको तो बनाना ही है। अब उसके लिए उसको बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ रही है। लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से, किसी भी तरीके से वो इसको बजरी को जुटाने की कोशिश करता है और जुटा रहा है। यानी अपनी परिश्रम, अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई को वो इस तरह से खर्च करके, आज की कहानी नहीं है, कम से कम 5-6 सालों से वो इस तरह की तकलीफ से जूझ रहा है। देखिए, ये जुडिशरी के जो है ना बिना सोच के एक डिसीजन दिया, उसका इम्पैक्ट उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया। बजरी का हमारे पास दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट था नहीं। 900 रुपये, 1000 रुपये में एम सैंड, और वो भी जो है बजरी से उसकी क्वालिटी कहीं भी 50% भी मैच नहीं कर रही थी। ये इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत से आपने देखे होंगे 2 साल के दरमियान कई ब्रिजेस गिरे। अब ब्रिजेस क्यों गिरे? ये क्वालिटी रिवर सैंड बोलते हैं, जो क्वालिटी रिवर सैंड मिली ही नहीं। मामले में राज्य सरकार की उदासीनता ने बजरी माफिया के हौसले बुलंद कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के पक्षकारों ने भी राज्य सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। इस चीज़ की रिपोर्ट, सारी प्रोसीडिंग्स की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इसकी लीगल माइनिंग का रास्ता खोल सकता है। उन्होंने 17 नवंबर को माइनिंग बंद करने के आदेश दिए। मैं उस दिन सुप्रीम कोर्ट में था, वहीं से मैंने सब LOA होल्डर्स को निर्देश दिए कि 2 घंटे में हमारे सारे रवन्ना जमा हो जाने चाहिए कंसर्न माइनिंग ऑफिस में, और हमारी मशीनें उसी दिन, हम जो मशीनें लगी हुई थी वो उसी दिन हमने हटवा दी। कांग्रेस बीजेपी की दोनों ही सरकारों ने अवैध खनन की रोकथाम के लिए न जाने कितने ही दावे किए, लेकिन अवैध खनन के मामले में दोनों के दावे फेल दिखाई दे रहे हैं। अब उपभोक्ता की गहलोत सरकार से उम्मीद है। बजरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और सत्ता हासिल की, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाई है। इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है या तो बिल्डर्स को या फिर आम उपभोक्ता को, जिसके लिए घर बनाने का बजट अब बढ़ गया है। कैमरामैन वीनू सोलंकी के साथ BK शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। अब दिव्यांगों के सपनों को भी पंख लगेंगे। अब वो भी आसानी से पढ़ लिख पाएंगे। दिव्यांगों के सपनों को रंग देने की ऐसी एक कोशिश की प्रदेश सरकार ने। देखिए रिपोर्ट में। टेक्निक से ज्ञान तक, आम से खास तक, जमीन से आसमां तक, अब सपने होंगे साकार। इन नजरों से तुम देखोगे, इस जुनून से तुम पढ़ोगे, तो हर राह आसान हो जाएगी। एक दिन आएगा जब तुम्हें मुकम्मल मंजिल मिल जाएगी। मुकम्मल मंजिल तक इसी राह को आसान बनाने का काम किया है शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने। मंत्री जी ने दिव्यांग छात्रों को टेक्निक से जोड़ने के लिए लैपटॉप बांटे ताकि वो कर सके टेक्नोलॉजी के साथ कदम तार। इन बच्चों को, जो नेत्रहीन बच्चे हैं, उनको आज
लैपटॉप दिया गया है और इसमें विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिससे वो बच्चे अब 10 दिन तक प्रशिक्षण लेंगे यहीं पर। अब जानिए इन छात्रों को मूलधारा से जोड़ने की कवायद के मायने क्या है। राज्य सरकार ने लैपटॉप वितरण की शुरुआत की ताकि दिव्यांग विद्यार्थी तकनीक के साथ कदमताल कर सके। प्रदेश में करीब 4000 ऐसे छात्र हैं जो देख नहीं सकते और करीब 91,000 दिव्यांग छात्र हैं। शिक्षा का स्तर और ज्यादा बेहतर किया जाएगा। विशेष स्कूलों में विशेष शिक्षक लगाए जाएंगे। प्रदेश में 83 विशेष शिक्षक हैं, जिनका एपीओ कर नई पोस्टिंग दी जाएगी। ये ऐसे बच्चे जो देख नहीं पा रहे हैं तो इनको लैपटॉप का पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलप करा के देना, जिससे सामान्य बच्चों की तरह ये बच्चे भी उसका पूरा लाभ ले सकें और अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें और अपने आप को इतना ठोस बना सकें कि आने वाले समय में इनको किसी तरह की दिक्कत नहीं है। इन हाथों में जब लैपटॉप आया तो इन दिव्यांगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन लैपटॉप की मदद से ये अपने सपनों को रंग देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। देख नहीं सकते लेकिन शिक्षक बनकर शिक्षा की अलख जगाना चाहते हैं। मैं लैपटॉप से पढ़ सकती हूँ, मेरे को दिखाई नहीं देता किताबों में, इसमें सुन के याद होता है मेरे को और मैं पढ़ूंगी आगे तक। मैं टीचर बनना चाहती हूँ और मैं पढ़ना चाहती हूँ। इन सभी छात्रों को स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर NVDA यानी ऑडियो विजुअल तकनीक के जरिए पढ़ाया जाएगा, जिससे इन छात्रों को सीखने और पढ़ने में मदद मिलेगी। NVDA सॉफ्टवेयर इस प्रकार का होता है कि जैसे जो भी स्क्रीन पर जो भी आपके स्क्रीन पर आइटम्स डिस्प्ले होते हैं या पूरी स्क्रीन कहा जाए, तो उस पूरी आइटम जो स्क्रीन का आइटम्स होते हैं उसको वो रीड आउट करके बताता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, विद इन हेल्पिंग कमांड की सहायता से कि आपको अगर दूसरी कमांड्स पे जाना है या दूसरे ऑप्शंस पे जाना है तो आप किस प्रकार से उसको नेविगेट कर सकते हो। मतलब लेफ्ट राइट एरो, मतलब हर चीज़ आपको हेल्प करता है। यकीनन सरकार का ये सराहनीय कदम है जिसने जलते हुए चिरागों को रोशनी देने का काम किया है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दादिश की रिपोर्ट। रुक करता है अगली खबर का। विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा CUCET 2019 का आज परिणाम जारी किया गया। ये परिणाम प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक और भारत की नई शिक्षा नीति के लिए गठित प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने परिणाम को जारी किया। इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 पर कस्तूरीरंगन ने व्याख्यान भी प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में शिक्षा जगत से जुड़े मसलों के सवाल भी कस्तूरीरंगन ने दिए। इस दौरान CUCET 2019 परीक्षा के संचालन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार पुजारी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। We have drafted almost 25 years after the last policy was given to the country. Much has changed between the last time the policy was drafted and the present conditions of not only the national front but also in the context of international developments and things like internet evolution, technological evolution, social changes, political changes, economic changes. Many things have impacted the society in a way in which the demands on the knowledge itself has undergone transformations. जयपुर वासी और विश्व फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही शहर में दुनिया की सबसे बड़ी और सिक्योर फिल्म लाइब्रेरी बनने जा रही है। इस सिक्योर फिल्म लाइब्रेरी की स्थापना जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्रस्ट की तरफ से की जाएगी। इस लाइब्रेरी के जरिए आने वाले 10 सालों में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा फिल्मों को संग्रहित किया जा सकेगा। इसके पहले चरण में आगामी 26 अगस्त 2020 को लाइब्रेरी की नींव का पहला पत्थर रखा जाएगा। लाइब्रेरी की भव्यता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि ये लगभग 2 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली होगी। फिल्म फेस्टिवल ट्रस्ट जो पिछले 11 सालों से जयपुर में फिल्म कल्चर डेवलप करने के लिए काम कर रही है, जयपुर फिल्म फेस्टिवल, जयपुर फिल्म मार्केट, और ये उस
ट्रस्ट का एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट है, केवल जयपुर के लिए नहीं, केवल इंडिया के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी वर्ल्ड की फिल्म इंडस्ट्री के लिए है। और ये जो लाइब्रेरी है वो कई सारे फीचर्स को कवर करती है। ये करीबन 2 फेज में शुरू होगी, जिसमें करीबन 13 एकड़ ज़मीन में ये फैली होगी, जहाँ हर देश का एक फिजिकल सेंटर होगा, जहाँ हर बड़े प्रोड्यूसर का एक गैलरी होगा, और यंग फिल्म मेकर्स को भी हम उसमें साथ लेके चल रहे हैं, ताकि जो नए फिल्म मेकर हैं उनकी शॉर्ट फिल्म्स और फीचर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, वो भी यहाँ पे स्टोर हो। जयपुर के सिटी पैलेस में चल रहे 21 दिवसीय सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। समापन समारोह के दौरान बच्चों ने प्रशिक्षण शिविर में सीखी अपनी कलाओं का प्रभावी प्रदर्शन किया। गणेश वंदना के साथ ही समापन समारोह की शुरुआत हुई, जिसके बाद प्रतिभागियों ने लोकगीत और लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर फोटोग्राफ और शिविर के दौरान प्रतिभागियों की बनाई गई पारंपरिक मिनिएचर पेंटिंग की प्रदर्शनी भी लगाई। राजधानी जयपुर में पूरे जोशो खरोश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पिंक सिटी में अलग अलग जगहों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर में PHQ, एयरपोर्ट, जेल के साथ ही SMS स्टेडियम में भी लोगों ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम SMS स्टेडियम में आयोजित किए गए। इसका उद्घाटन कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने किया। इस मौके पर जिला प्रमुख और संयुक्त सचिव आयुर्वेद विभाग के साथ ही सेना और पुलिस के जवान, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों ने योग में भाग लिया। स्टेडियम का पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ दिखाई दिया। अनुमान है कि एक साथ 10,000 लोगों ने यहां पर योग किया। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और योग गुरु प्रीति शर्मा ने योग संचालन की कमान संभाली। एक व्यायाम की पद्धति है, ये जीवन पद्धति है और योग के लक्ष्य से न केवल शारीरिक संतुलन बनता है, इससे मानसिक विकार भी दूर होते हैं और आध्यात्मिक उत्कर्ष भी होता है। तो योग, इसकी महत्ता को जानते हुए महर्षि पतंजलि प्रणीत ये योग की पद्धति आज पूरे विश्व में वैज्ञानिक पद्धति के रूप में स्थापित हुई है और इसी कारण से विश्व ने आज योग का महत्व पहचाना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे योग दिवस का जो आयोजन होने लगा, ये बहुत ही सुखकर है। 10,000 से अधिक प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से योगदान दिया, जिसके लिए आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग पूर्ण रूप से जिला कलेक्टर महोदय का, जिला प्रशासन का आभारी है। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, हमारे माननीय मंत्री महोदय जी का, मुख्य सचिव महोदय जी का पूर्ण रूप से योगदान रहा और उन्होंने पूरे राज्य में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए और सभी विभागों के सहयोग से इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है। वहीं जयपुर में योग दिवस के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सांसद रामचरण बोहरा, पूर्व मेयर अशोक लाहोटी सहित बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने एक साथ में योग किया। विश्व योग दिवस के मौके पर न्यूट्रीपल्स संस्था की तरफ से 2 दिवसीय योगा और पोषण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 400 से भी ज्यादा प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ में भाग लिया। कार्यशाला की आयोजक और न्यूट्रीपल्स संस्था की संस्थापक डॉक्टर अंजलि फाटक ने योग, पोषण से स्वस्थ और कुशल बनाने की जानकारियां दी। साथ ही उन्होंने कार्यशाला के पहले दिन ट्रेनर्स को विभिन्न प्रकार की आसनों की भी जानकारियां दी गई। पूरी बॉडी आपका मन, पूरी बॉडी आपका मन। प्रदेश के स्कूलों में इस बार योग दिवस खानापूर्ति साबित हुआ। कई स्कूलों में विद्यार्थी ही नहीं पहुंचे तो कुछ में शिक्षक ही नहीं। राजधानी के सरकारी स्कूलों में भी कमोबेश यही हालात बने रहे, जबकि इसके ठीक उलट केंद्रीय विद्यालयों में बड़ी तादाद में विद्यार्थी और शिक्षक योगा करते हुए दिखाई दिए। इस मामले में जब शिक्षा मंत्री से पूछा तो वे बोले कि योग किसी का पेटेंट या बपौती नहीं है। वे योग के मार्केटिंग करने और माइलेज लेने के लिए पक्षधर नहीं है। आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है। इस मौके पर गुलाबी नगरी जयपुर में सुरमई महफिल सजी। प्रताप सभागार में संगीत संध्या का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भारतीय और पाश्चात्य संगीत का संगम देखने को मिला। लीडिंग नोट म्यूजिक एकेडमी और मालवीय कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कर रहे हैं। इसमें शहर के काफ़ी दिग्गज संगीतकार हैं
जो सुनने के लिए आए हैं और हमारी लीडिंग नोट म्यूज़िक एकेडमी के स्टूडेंट हैं वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो हम ये पिछले 8 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कि संगीत से काफ़ी बच्चे थोड़े पीछे छूटते जा रहे हैं, कुछ जैसे बहुत शॉर्ट टर्म में म्यूज़िक सीखते हैं, तो ये थोड़ा सा साधना का विषय है, तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में थोड़े बच्चे सीखेंगे तो स्टेज पे वो अपनी प्रस्तुति कर सकें। सीखते तो सभी हैं, हमारा ये मेन मकसद भी है कि बच्चे मतलब अपने आप को प्रदर्शित भी करें, जो सीख रहे हैं वो अपने स्टेज पे परफॉर्मेंस दें, तो ताकि उनका कुछ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हो।